अस्सलाम वालेकुम। आप अपना माइक बंद कर दीजिए प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं, बेसिकली जो टॉपिक आज का हमने चूज़ किया है, हम बात करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल के हवाले से। परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा बैलेंस स्कोर कार्ड पे, और फिर बात करना चाहेंगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है बैलेंस स्कोर कार्ड का, किसी ज़माने में दोनों एतबार से देखा जाए तो हम जो है सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर जो है वो स्कोर को बेस करते थे। आज हम दोनों को इंक्लूड करते हैं, बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी ज़माने में ठीक है कि हम ये मानते हैं कि सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखता था, चाहे वो शेयर होल्डर था या कोई भी स्टेक होल्डर था, इन्वेस्टर्स थे या जो भी थे। लेकिन आज जिन चीज़ों को देखा जाता है उसके अंदर सबसे पहले ठीक है कि चार एस्पेक्ट्स पेश नज़र रखे जाते हैं जिससे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को हम असेस करते हैं। इसके अंदर सबसे पहला एस्पेक्ट जो है वो फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स हैं, मानने वाली बात है। ये फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव जो है इसके अंदर हम देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके जो है वो जो है रेट ऑफ रिटर्न क्या अर्न कर रही है, ठीक है जी, आर क्या है उसका, ठीक है जी, कैपिटल आउटपुट रेशो उसकी क्या जा रही है, ठीक है जी, उसके बाद उसका IRR क्या है। तो ये चीज़ें सारी एस्टिमेट होती हैं। शेयर पर शेयर रिवॉर्ड क्या आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें असेस की जाती हैं। मार्केट शेयर उसका क्या है, ये भी चीज़ें असेस की जाती हैं। लेकिन बात यह है कि इसके साथ साथ अब सिर्फ यही चीज़ें नहीं देखी जाती, बल्कि इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि कस्टमर पर्सपेक्टिव से देखा जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का जो कस्टमर है वो कितना सेटिस्फाइड है इससे। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को भी देखा जाता है और असेस किया जाता है कि जो ये वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं कस्टमर, उस वैल्यू से कितना मुतमईन है। क्या वो मानता है कि ये वाकई एक ऐसा ब्रांड है जो मुझे राइट रिटर्न या रिवॉर्ड दे रहा है ऑफ माई प्राइस। तो कस्टमर की ओपिनियन या कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है उसे भी इन्वॉल्व किया जाता है, जिसके अंदर उसका ऑफिशियल फीडबैक है, उसका जो है वो वर्थ है, या जो उसको वैल्यू डिलीवर की जा रही है उसके हवाले से। दूसरी चीज़ जो देखी जाती है वो देखी जाती है कि क्या ये कंपनी के प्रोसेस और प्रोसीजर्स इस काबिल हैं कि ये जो प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे हैं, इन प्रोसीजर्स की बुनियाद के ऊपर क्या ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी अचीव कर रहे हैं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी की ऑब्वियसली एक अहमियत है, इस सेंस में अहमियत है कि हम ये देखना चाहते हैं कि हाउ मच आ कंपनी इज़ गोइंग टू मेक पॉसिबल कि किसी चीज़ की कॉस्ट को मिनिमाइज करके ऑपरेशंस को जो है वो सक्सेसफुल बना सके। और तीसरी चीज़, चौथी चीज़ जो इस सिलसिले में देखी जाती है वो ये है कि क्या इनके पास कोई इनोवेशन है, कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की कोई डेवलपमेंट। और इसके अंदर पर्टिकुलरली इस चीज़ को पेश नज़र रखा जाता है कि इनके पास आज यानी टुडे प्रोजेक्ट्स क्या हैं, और लॉन्ग टर्म में इनके पास प्रोजेक्ट्स क्या होंगे। क्या ये लॉन्ग टर्म में भी शेयर होल्डर्स को कोई प्रोजेक्ट्स होंगे जहाँ पे ये पे कर सकेंगे, क्योंकि आज की जो दुनिया है वो कहती है कि आज तो डिविडेंड आ रहा है ठीक है, लेकिन फ्यूचर के लिए आपने क्या सोच रखा है, मुस्तकबिल के लिए आपका क्या प्लान है। तो ये वो ये भी देखते हैं कि इनके पास
न्यू प्रोडक्ट्स आइडियाज़ हैं नहीं हैं, ठीक है, इनके प्रोडक्ट्स में कोई क्रिएटिविटी है नहीं है, तो ये 4 एस्पेक्ट्स पेश नज़र रखे जाते हैं। तो इसमें एक एस्पेक्ट जो है उसको हम कहते हैं जी कि फाइनेंशियल साइड, कि क्या इनका रेट ऑफ रिटर्न क्या है, इनका आई इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, मार्केट शेयर क्या है, प्रॉफिट पर शेयर ये क्या दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल है। लेकिन नॉन फाइनेंशियल भी हैं, जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन किस जगह पे स्टैंड करती है, क्या कस्टमर का फीडबैक ये बताता है कि सही वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भी कि इनके जो प्रोसीजर हैं, जो सिस्टम है, जो इनका निज़ाम है, क्या वो इस तरह का है कि वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंश्योर कर रहा हो, कॉस्ट को सेव कर रहा हो, और उसके साथ साथ क्या इनके पास कोई इनोवेटिव सोल्यूशन है, क्रिएटिविटी है, नए प्रोडक्ट्स हैं जिसकी मदद से आज तो मुनाफा कमा रहे हैं और लॉन्ग रन में भी ये कोई अच्छा प्रॉफिट पे बैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये हैं वो 4 चीज़ें। अभी हम इन 4 चीज़ों को एक दफ़ा फिर रिव्यू करते हैं, लेकिन यहाँ पे मगरिब की अज़ान हो चुकी है लाहौर में, और यहाँ पे हमने तय किया था कि हम 7:15 से कोई 7:25 तक 10 मिनट का आपको नमाज का ब्रेक दे देंगे। तो नमाज पढ़ लेते हैं, उसके बाद वापस आके यहीं से हम शुरू करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर जॉइनिंग। तो विल रिमेन ऑन, you can say we'll stay for you can say maghrib prayer, और मगरिब प्रेयर का जो टाइम है आपके पास वो हम दे रहे हैं 5:15 से 5:25 तक। तो यहाँ पे ब्रेक है, तो जो भी आएगा वो यहाँ से पढ़ लेगा। मैं माइक ऑफ कर देता हूँ।
जी अस्सलाम वालेकुम। तो देखिए हम बात ये कर रहे थे आपके आने से पहले कि किसी ज़माने में सिर्फ और सिर्फ जो है वो फाइनेंशियल बेसिस के ऊपर जो है फर्म्स की परफॉर्मेंस देखी जाती थी। अब फाइनेंशियल भी देखी जाती है और नॉन फाइनेंशियल दोनों देखी जाती है। अब फाइनेंशियल में आप देखते थे IRR क्या है, RR क्या है, कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है, प्रॉफिट पर शेयर क्या दिया जा रहा है, मार्केट शेयर कितना है। लेकिन अब जो आने वाला दौर है उसमें देखने के लिए सिर्फ ये चीज़ नहीं है, बल्कि इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या कहती है। क्या कस्टमर का फीडबैक ये कहता है कि मुझे अच्छी वैल्यू डिलीवर की जा रही है। दूसरी तरफ न सिर्फ ये भी देखा जाता है कि जनाब जो है वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी कोई अचीव किया है। इनका सिस्टम, इनके प्रोसेस, इनका प्रोसीजर इस पोजीशन में है कि ये कोई ऑपरेशनल एफिशिएंसी अचीव कर सकें, कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकें, ज़्यादा बेटर तरीके से रिस्पॉन्सिव हो सकें। और फिर उसके बाद ये भी है कि इनके पास कोई इनोवेटिव सोल्यूशन है, क्या ये नए प्रोडक्ट के ऊपर कोई काम कर रहे हैं, क्रिएटिविटी फीचर्स वगैरह क्या दे रहे हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। और उसके साथ साथ ये बात है कि आज तो इनके पास प्रॉफिट है, लेकिन क्या फ्यूचर में भी इनके पास कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स होंगे। ये वो चीज़ें हैं जिनमें हम ऑल एस्पेक्ट से ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है उसको देखते हैं। मैं यहाँ से ये बताता हूँ, तो वन बाय वन देखते हैं इन चीज़ों को। देखिए सबसे पहले व्यूएबल चीज़ जो है वो ये है कि जो है आपका नंबर वन वो ये है कि फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में आप देखते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो एनुअल रिपोर्ट आती है किसी भी फर्म की, उसके अंदर ऑपरेशनल फाइनेंशियल रिव्यू लिखा होता है, जिसके अंदर CEO एंड डायरेक्टर जो है वो मैसेज में बताते हैं कि हम फाइनेंशियली क्या परफॉर्म कर चुके हैं, आगे क्या करने जा रहे हैं। फिर कस्टमर से पर्सपेक्टिव के एतबार से कस्टमर की सेटिस्फेक्शन क्या कहती है ये देखी जाती है। और फिर उसके साथ साथ ये भी चीज़ें देखी जाती हैं कि जनाब जो है इंटरनल पर्सपेक्टिव के अंदर इनके पास ऑपरेशनल एफिशिएंसी है या नहीं है। और फिर उसके साथ साथ इनके पास कोई इनोवेटिव पर्सपेक्टिव में ये गुड्स एंड सर्विसेज को, नए प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऑफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है बैलेंस स्कोर कार्ड का, कि एक बैलेंस स्कोर कार्ड से हम देखते हैं कि फर्म की परफॉर्मेंस जो है वो वाकई इस पोजीशन में है जो कि डिलीवर कर सके। तो हम इसे कॉन्सेप्ट को कहते हैं बैलेंस स्कोर कार्ड। तो पहली तो चीज़ ये। दूसरा जो मामला ज़ेर बहस है वो ये है कि हम किसी भी एस्पेक्ट से अगर देखते हैं, तो आप सब लोग जानते हैं कि जी सिर्फ एक चीज़ को तो नहीं देखना, यहाँ देखा जाता है। यहाँ पे ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं कि आपका जो है वो, जस्ट अ मोमेंट जी, मैं एक मिनट शेयर करना चाह रहा हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा सही स्लाइड्स को। बस ठीक है। अच्छा जी, तो हम ये बात कर रहे थे कि पहले तो ये इंश्योर हो जाए आपको मेरी स्लाइड नज़र आ रही है। जी मेरी स्लाइड नज़र आ रही है आपको। आवाज़ तो मिस राबिया तब नहीं आ रही होगी जब मैं नमाज के लिए गया हूँगा। स्लाइड नज़र आ रही है तो जी लिख के एंटर कर दीजिए, मुझे आइडिया हो जाएगा। चलिए मैं एहतियातन दोबारा शेयर कर देता हूँ। जी यहाँ पे हम बात करना चाह रहे हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स के ऊपर। देखिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर का जो बुनियादी आइडिया है वो ये है कि जब हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करते हैं तो हम ये इंश्योर करते हैं कि इसके अंदर कुछ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं, ये लाजमन इंश्योर किए जाए। ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर जो है वो प्रोडक्ट के फीचर्स के हवाले से हो सकते हैं, उसके साथ अटैच सर्विसेज के हवाले से हो सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे जो हैं ये क्वालिटेटिव होते हैं। जैसे कि आप ये कह लीजिए कि हर प्रोडक्ट के हवाले से ये क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर जो है बड़े डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में देखा जाए तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर को देखा जाता है स्टाइलिंग, एफिशिएंसी ऑफ डीलर,
نیٹورک اینڈ آرگنائزیشن اینڈ پرفارمنس. اگر ہم فوڈ پروسیسنگ میں دیکھتے ہیں تو فوڈ پروسیسنگ میں نیو پروڈکٹ دیکھے جاتے ہیں, نئے پروڈکٹ آپ کا ڈیولپ کر رہے ہیں, آپ کا گڈ ڈسٹریبیوشن چینل کیسے ہے, ہیلتھ اسپیکٹ پہ کتنا فوکس کرتے ہیں, لو فیٹ پہ. اگر انشورنس ہے تو اس کے اندر کرٹیکل سکسیس فیکٹر دیکھے جاتے ہیں, ریپوٹیشن کیسی ہے, انوویٹیو نیو پالیسیز ہیں یا نہیں ہے آپ کے پاس. اور اگر یہ کوئی سپر مارکیٹ انڈسٹری ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ آپ رائٹ پروڈکٹ مکس رکھتے ہیں نہیں رکھتے. اس کے علاوہ ایکچولی جو چیزیں آپ کہتے ہیں کیا وہ آپ کی شیلف پر اویلیبل ہیں, کیا ان کی پرائسنگ جو ہے وہ کریکٹلی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انڈسٹری, ہم نے مثالیں دیکھی, آٹو موبائل لے لیجئے, فوڈ پروسیسنگ لے لیجئے, انشورنس لے لیجئے, یا آپ سپر مارکیٹ لے لیجئے, تو ہر ایک کے کریٹیکل سکسیس فیکٹرز جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اس کے لیے ٹھیک ٹھاک ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے, جس کے اندر ہم ڈفرینٹ چیزوں کو پیش نظر رکھ کر جو ہے وہ کریٹیکل سکسیس فیکٹرز کو ڈیولپ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی بھی پروڈکٹ کے حوالے سے اس کا بنیادی طور پہ بائنگ آبجیکٹو کیا ہے, ہم اس پروڈکٹ کو یا اس پرٹیکولر پروڈکٹ کو کیوں خریدا جا رہا ہے. تو سب سے پہلے اس کا بائنگ آبجیکٹو ہمیں کلیئر ہونا چاہیے. سب سے پہلا اس کا کریٹیکل سکسیس فیکٹر ہے کہ جس مقصد کے لیے پروڈکٹ خریدا جا رہا ہے کیا وہ پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے فنکشن اور اس کی پروسیسنگ کتنی ایکوریٹ ہے, اور اس کے ساتھ کون سی ایکٹیویٹیز ایسی اٹیچڈ ہیں جو ٹھیک ہونی چاہیے. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کریٹیکل سکسیس فیکٹرز کو ڈیولپ کرتے ہیں کہ اگر یہ کریٹیکل سکسیس فیکٹر انشور کیے گئے تو نتیجے کے طور پہ we will achieve the customer satisfaction, اور کسٹمر سیٹسفیکشن کے ساتھ اٹیچ ہے آپ کا برانڈ امیج. تو آپ برانڈ امیج اچیو کریں گے اچھا, ٹھیک ہے, اور الٹیمیٹلی اس سے ویلیو انہانس ہوتی ہے برانڈ کی ان ایکٹیویٹیز سے, اور الٹیمیٹلی گین گڈ پروفٹ اینڈ پے بیک. تو یہ آپ کو جو ہے پے بیک اس کے نتیجے میں ملتا ہے. اور پھر آبویسلی اس سینس میں جب آپ ڈیولپ کرتے ہیں اپنی آرگنائزیشن کو تو ملٹیپل اسپیکٹس میں آپ بہت سارے دوسرے گولز بھی ساتھ ہی ساتھ اچیو کر دیتے ہیں. اس لیے کریٹیکل سکسیس فیکٹرز کی بہت زیادہ اہمیت ہے. لیکن اگر دیکھا جائے کہ جو کسٹمر بائنگ ڈیسیژن ہے یہ کافی کمپلیکس ایشو ہے. مثال کے طور پہ میں آج ہی اگر بات کروں تو میں اپنی مشیرہ سے بات کر رہا تھا کہ انہیں کون سا موبائل چاہیے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب میں موبائل کی چوائس کر رہا تھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان کے پاس سیمسنگ کا موبائل تو پہلے ہی ہے, آتا ہے کہ اچھا موبائل ہے, لیکن دوسرا موبائل میں سیمسنگ کا انہیں گفٹ نہیں کر سکتا چونکہ پہلے سے ایک برانڈ ہے. اب میں چاہوں گا برانڈ تھوڑا ڈفرینٹ ہو. اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسٹمر بائنگ ڈیسیژن بہت ہی کمپلیکس چیز ہے. لیکن بہرحال جو رینج آف موٹیویٹنگ فیکٹر ہیں اس کے اندر اگر ہم کریٹیکل سکسیس فیکٹرز کا خیال رکھیں گے تو بائنگ ڈیسیژن ہماری فیور میں آنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں. اس سلسلے میں یہ ہے کہ کسٹمر یہ دیکھتا ہے کہ چیز اس کی جو ہے وہ ایٹ لیسٹ فٹ فار دا پرپز ہونی چاہیے. لیکن اگر ہم صرف تھریش ہولڈ تک جاتے ہیں, بنیادی تھریش ہولڈ تک, تو پھر ہم اس کمپیٹیٹیو گروپ میں کھڑے ہو جائیں گے جا کے جو مارکیٹ میں پیسہ کما رہا. لیکن اگر ہم اس کے لیے کوئی یونیک کیپیبلٹیز ڈیولپ کرتے ہیں, اسٹریٹجک کیپیبلٹیز ڈیولپ کرتے ہیں, اور ہم ان ریسورسز کو دوسروں کے مقابلے میں بیسٹ یوز کرتے ہیں, تو ہم نہ صرف یہ کہ کمپیٹیٹیولی کھڑے ہوں گے بلکہ ہم ان سے ایک سٹیپ آگے آ جائیں گے اور ہم ایک کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج لے سکیں گے. اس لیے کریٹیکل سکسیس فیکٹرز کو اچیو کرنا ضروری ہوگا. اب جہاں تک سوال ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جو اگر میں کہوں کہ میں کریٹیکل سکسیس فیکٹر کو مزید کلیئر کرنے کے لیے سپوز کرتا ہوں کہ ایک گاڑی کی بات کر لیتے ہیں, ٹاکنگ اباؤٹ اے کار. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وائڈ رینج آف موٹیویٹنگ فیکٹرز ہیں اس کے. سب سے پہلی چیز ہے نیڈ انڈرسٹینڈنگ ہے. کسٹمر کی نیڈ کو سمجھے, اس کی بنیادی نیڈ کیا ہے, ٹھیک ہے. تو پروڈکٹ میں وہ تمام مارکیٹ کے اسپیکٹس ہونے چاہیے جو کسٹمر مانگتا ہے, اور جس سیگمنٹ سے بلونگ کرتی ہے ہم اس میں سے کیا ڈفرنس مار سکتے ہیں دوسروں سے, کیا ڈفرنٹ آفر کر سکتے ہیں جو دوسرے نہیں کر سکتے, وٹ ایلس وی آر آفرنگ. تو اگر ہم یہ چیز جو ہے لے کر چلیں گے کہ ہاں یار یہ چیز ڈفرینٹ ہے ہماری دوسروں سے,
جو ہم دے سکتے ہیں کسٹمر کو، تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یار ہم دوسروں سے بہتر ڈیولپ ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ کسٹمر ایکسپیکٹیشن چینج ہوتی ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم، اوور اے ٹائم، یہ ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی۔ تو کسٹمر جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ جیسے سے بدلتی رہیں گی، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کرٹیکل سکسیس فیکٹرز بھی چینج ہوتے رہیں گے، اور ہم وہاں سے اندازہ کرتے رہیں گے کہ ہم کس قدر زیادہ جو ہے وہ ان چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں، کس قدر زیادہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ان کو دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ دیکھیے کہ اگر آپ ان ایشوز کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلی بات ہے ہیلتھ اینڈ سیفٹی، ایک فیکٹر ہے، کریٹیکل سکسیس فیکٹر ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے ایکسیڈنٹس ہوئے ہماری گاڑی کے سڑک پہ، اور اس میں کس ٹائپ کی انجریز ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ تو فیکٹری انسپیکٹر جو ہے ایکسیڈنٹس کو رپورٹ کرے۔ اچھا، کسٹمر سیٹسفیکشن کی بات ہے تو ہم دیکھیں کہ کمپلینٹس جو ہیں وہ کتنی آئیں، کتنے کلیمز آئے، ٹھیک ہے، اور کتنا ہم نے کمپلینٹ کو رجسٹر کیا، کرسپونڈنس کی اور ان کو ٹیکل کیا، کتنی ہمارے رپورٹڈ ڈیلیز آئے اور ہم نے انہیں انسپیکشن کی اور ان کو حل کیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ مینٹیننس اینڈ ریپیئر کاسٹ جو ہے وہ کیا آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ایفیشینٹ پلانٹ یوزیج ہمارا کتنا ہے، ڈاؤن ٹائم کتنا ہے، اور ایکچوئل ہم کتنا کام کرتے ہیں، کتنی پروڈکشن کرتے ہیں، ریپیئر بل ہمارے کہاں جا رہے ہیں۔ اور پھر اسی طرح آپ جو ہیں وہ ٹریسیبل آف ڈاکومنٹس، جس کے اندر ہم جو ہے مینیفسٹ چیکس اور آؤٹ ٹرن رپورٹس کو چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا ہم نے نقصان اٹھایا، کتنا ہم نے بینیفٹ لیا، تو یہ ساری چیزیں ہم اس کے اندر چیک کرتے ہیں۔ اب جہاں تک سوال ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ کے پی آئی بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، کریٹیکل سکسیس فیکٹر بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کہ کوالٹیٹیو ایشوز ہوتے ہیں۔ اب ان کوالٹیٹیو ایشوز کو اس طرح نہیں دیکھا جاتا ہے کہ اسی طرح سے رہیں گے۔ مثال کے طور پہ گاڑی کا پیٹرول لیا تو لیٹرز میں جاتا ہے، لیکن گاڑی کا جو فیول گیج ہے وہ لیٹرز میں نہیں ہمیں دکھا رہا ہوتا۔ ہمارا جو فیول میٹر ہے وہ ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے، ایک سوئی ہوتی ہے اور وہاں پہ وہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ ہاف ٹینک ہے، 1/4 ٹینک ہے، یا پیٹرول ختم ہونے والا ہے۔ یعنی وہ ہمیں اس سینس میں نہیں دکھاتا جس سینس میں ہم سوچتے ہیں، وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کتنا ٹینک اویلیبل ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں، ایئر پریشر ہے، ٹائر کا اندر اور باہر کا ٹیمپریچر ہے، تو ظاہر ہے کسی ویلیو میں کنورٹ کریں گے تو آپ ہمیں بتائیں گے نا۔ اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کرٹیکل سکسیس فیکٹرز کو کنورٹ کر دیتے ہیں کی پرفارمنس انڈیکیٹرز میں۔ وہ کی پرفارمنس انڈیکیٹرز جو ہیں وہ ان تمام چیزوں کو کوانٹیفائی کر دیتے ہیں، کوانٹیٹیو میں کنورٹ کر دیتے ہیں موسٹلی، جس کی مدد سے ہم پروفٹ کی مدد سے، کاسٹ کی مدد سے، جب ہماری ریٹ آف ریٹرن نیچے جاتا ہے، برانڈ ورتھ نیچے جاتی، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ایکچولی تو برانڈ ورتھ ہے، ایکچولی تو ریٹ آف ریٹرن ہے، لیکن حقیقت بات کیا ہے کہ بیک اپ میں کرٹیکل سکسیس فیکٹرز جو رکھے گئے تھے ان کی کیئر نہیں کی گئی، اور ان کی کیئر نہ کرنے کی وجہ سے، ان کی کیئر نہ کرنے کی وجہ سے ایکچوئل پرابلم ارائز کر رہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس طرح جو کرٹیکل سکسیس فیکٹرز ہیں وہ کی پرفارمنس انڈیکیٹر میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، اور ہم ان کو جو ہے وہ وہاں سے اسیس کر لیتے ہیں۔ تو بہت سارے کوالٹیٹیو ایشوز ہیں ہم انہیں کوانٹیٹیو میں کنورٹ کر لیتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تین چیزیں ہوں گی اب یہاں پہ جن کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک میں نے ابھی تک ڈسکس کیا ہے آپ کے پاس، آپ کے ساتھ بیلنس اسکور کارڈ، جس میں فائنینشیل اور نان فائنینشیل دونوں کا ذکر آیا۔ دوسرا میں نے آپ کے ساتھ بات کی کرٹیکل سکسیس فیکٹرز پہ، اور انہی کو بعد ازاں ہم کنورٹ کر لیں گے کے پی آئیز میں، تاکہ ہم ان کو کوانٹیٹیولی زیادہ اسیس کر سکیں۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں جو کوانٹیٹیولی ہوتی ہیں، اور بہت ساری ایسی ہیں جیسے ہم کوالٹیٹیو ایشوز کو بھی کوانٹیٹیو میں لے جاتے ہیں، جیسے لیبر ٹرن اوور پرسنٹیج میں ہم دیکھ لیتے ہیں کتنے مزدور جاب چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو بہت ساری چیزوں میں ہم کنورٹ کر کے وہاں سے پرفارمنس کو اسیس کر لیتے ہیں۔ لیکن بہت سارے ایسے کنٹرول ہیں جو آپ کاسٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنٹس جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، جیسے کہ بجٹری کنٹرولز ہیں، کہ ہم جو
एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं वो किस हद तक हमारे बजट की रेंज के अंदर है, और किस हद तक जो है हम जो है वो वेरिएंस है हमारे, वेरिएंस वेरिएंस एनालिसिस हम करते हैं कि किस हद तक हम वेरी कर रहा है हमारा बजट और कहाँ कहाँ कर रहा है। अब उसके लिए दो चीज़ें, या तो हमारे पास कोई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज हैं जिससे हम कूप अप कर सके, फिर तो खैर है। अगर नहीं हो सकता तो फिर हम किस एक्टिविटी पे कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जहां पर के बजट का एक लिमिट से ऊपर जाना ज़रूरी हो गया था और हम उसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। एग्जाम्पल बिल्कुल इस तरह से है कि जैसे आप अपनी रूटीन लाइफ में क्या करते हैं कि आप कोई घर बनाते हैं। जब घर बनाते हैं तो एक बजट एलोकेट करते हैं कि घर इतने बजट में बनेगा, लेकिन आप हर फ्लोर के बनने के बाद, हर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होने के बाद आप एक अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या हम विद इन द लिमिट्स बजट मैनेज कर पा रहे हैं। अगर हमें ये लगे कि हम अपना बजट विद इन दैट लिमिट्स मैनेज नहीं कर पा रहे, तो फिर हमारे लिए ज़रूरी ये हो जाता है कि हम इसके लिए कोई चेक एंड बैलेंस लें, और वो चेक एंड बैलेंस की मदद से हम अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर सकें। और अगर तो कहीं कॉस्ट कंट्रोल हो सकती है तो ज़रूर करें, कोशिश यही होती है। लेकिन बाज़ इश्यूज में ऐसा होता है कि डॉलर की कीमत बढ़ गई, इंपोर्ट्स महंगी पड़ गई, ऑपरेशनल कॉस्ट किसी वजह से बढ़ गई, अब वो हमारे लिए मुमकिन नहीं था, जो हमने उसके अंदर इक्विपमेंट लगाना था, जो हमने उसके अंदर चीज़ें यूज़ करनी थी वो इम्पोर्टेड थी, अब वो बजट वेरी कर गया। तो फिर वहाँ पे ये होता है कि ऐसा ना हो कि आप घर रहने के लिए जा रहे हो और शीशे ना लगवा सकें, वहां दरवाजे ना लगवा सकें, तो क्या खुली जगह पे रहेंगे आप। फिर ये होता है कि हम एक्टिविटीज को देखना शुरू करते हैं कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिस पर हम कंप्रोमाइज कर दें तो ये वेरिएंस मैनेज भी हो जाएगा और काम भी चल जाएगा। तो इसमें मिसाल ये हो सकती है कि पेंट जो है वो फिनिशिंग क्वालिटी का ना हो, इनिशियल पेंट टच दे दिया जाए लेकिन शीशे लाजमी लगे। प्लांटेशन के अंदर बाकी काम फ्यूचर पे छोड़ दिया जाए लेकिन फ्लोरिंग ज़रूर करवा दी जाए। तो जो ज़रूरी काम है वो हो जाए। एक किचन इक्विपमेंट लाजमी प्लेस कर दिया जाए, ठीक है जी, वॉशरूम इक्विपमेंट लाजमी प्लेस कर दिया जाए, और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लाजमी प्लेस कर दिया जाए, चूँकि हेल्थ एंड सेफ्टी का इशू भी है। तो आप ये कहते हैं कि ये एक्टिविटीज़ ज़रूरी हैं और ये एक्टिविटीज़ हम रोक देते हैं। तो ये वेरिएंस एनालिसिस हमें ये हेल्प कर देता है कि हम किसी क्रूशल एक्टिविटी को रोक के ऐसा ना हो कि हम किसी मसले में फंसे और फिर उसके बाद इसको मैनेज करना मुश्किल हो जाए। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस भी इसी सेंस में इस चीज़ को लेकर चलती हैं। तो होप यहाँ तक आपको ये बात समझ आई होगी। हम चलते हैं दूसरी तरफ। दूसरा मेरा जो आज का एस्पेक्ट है उसके अंदर दो चीज़ों को मैं कवर करना चाहता हूँ। एक तो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल हमने केपीआई और सीएसएफ यानी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर में देखे हैं, लेकिन येट डेट हम देखना चाहेंगे कि इनकी कोई लिस्ट हमारे सामने हो और ताकि हम एग्जाम्पलीफाई कर सकें। और दूसरा ये है कि हम इफेक्टिव परफॉर्मेंस सिस्टम का जो फ्रेमवर्क है उस पर थोड़ी सी तफसील में बात कर सकें। तो इसलिए इन स्लाइड्स को मैं रोकता हूँ, अगली स्लाइड्स की तरफ मैं बढ़ता हूँ। जी, अब यहाँ पे हम देखना ये चाहते हैं, हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम पे बात करना चाह रहे हैं। देखिए, एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिक प्रिंसिपल्स के एतबार से तो यूनिफॉर्म शक्ल में देखा जा सकता है।
लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम को दूसरे से डिफरेंट तरीके से प्रिपेयर करती है। उसके अंदर डिफरेंट इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि क्वालिटी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो सकती है, उसके अलावा टुगेदर विद इंटेग्रेटिव एक्टिविटीज़ का आपस में कोऑर्डिनेट करना, जिसके नतीजे में परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बेटर हो सके। तो इसको हम एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल में देखते हैं। लेकिन बहरहाल बेसिक बात क्या है? बेसिक बात यह है कि वो तमाम की परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स जो हमने सेट किए होते हैं उसको हम अचीव कर सकें। इस तरह हम लेके चलते हैं कि देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स और वैल्यूज़ को सेट करती है, उसके मुताबिक प्लान किया जाता है। प्लान में ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव यू सी दैट कि पीटर ड्रकर कहता है कि हमेशा स्मार्ट ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव का मतलब आप समझते ही हैं कि the objective should be specific, the objective should be measurable, the objective should be you see uh, agreed with the people, agreed with the people, so that people involved in it. And similarly they should be the attainable, या means realistic, और realistic के साथ साथ जो है ये टाइम बाउंडेड होने चाहिए। तो ये हमारी पहली ख्वाहिश होती है कि सबसे पहले तो आप उन गोल्स को सेट करें। फिर उसके बाद ये है कि हम वो कोर्स ऑफ एक्शन बनाते हैं जिसकी मदद से हम इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें, और एक प्लान इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी आप इसे कोर्स ऑफ एक्शन कह सकते हैं, आप इसे स्ट्रेटजी कह सकते हैं, या आप इसे स्ट्रेटजी के अलावा आप इसे प्लान कह सकते हैं, जिस पर आप एक्ट करते हैं। ठीक है, प्लानिंग यानी ऑपरेशन, ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आप ट्रैक डाउन करते हैं कि क्या अपना रेगुलर फीडबैक, ठीक है जी, बाकी तमाम चीज़ें जिनको आप चेक करते हैं कि यू आर ऑन द ट्रैक और नॉट। तो आप इसको जो है फिर चेक करते हैं कि आप अपने ट्रैक पर हैं या नहीं हैं। तो ये वो चीज़ें जो ऑन गोइंग हमें बताती रहती हैं वी आर मूविंग टूवर्ड्स ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन उसके साथ साथ हम रिव्यू करते रहते हैं कि क्या हमने जो टारगेट सेट किए थे हम उनको अचीव करते जा रहे हैं, और जहाँ पे कहीं हमें लगता है कि नहीं हम पीछे रह गए, हम उनको ज़रूर असेस कर लेते हैं। इस पूरे निज़ाम को हम कहते हैं कि ये हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल है। इस लिहाज से अगर आप तफसील में जाएं तो हम एक इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क डेवलप कर लेते हैं। इस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में सबसे पहले तो हम गोल सेट करते हैं, जिसके अंदर नीड टू सेट द राइट वे ऑफ गोल्स। इनको भी हमने कहा कि स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स रखने चाहिए, और ये जो गोल्स हैं ये खुद से सेट नहीं कर लेने चाहिए, इसके अंदर एम्प्लॉयज़ को इन्वॉल्व करना चाहिए। और हमेशा जो है वो कहते हैं ना, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। हमें हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को हमें हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को रिलेट कर लेना चाहिए किसी भी एम्प्लॉय के इंडिविजुअल गोल्स के साथ, और इनके अंदर ममासलत पैदा कर लेनी चाहिए कि जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव करेगी, प्रॉफिट अचीव करेगी, मार्केट शेयर अचीव करेगी, तो एक तरफ फर्म जो है वो अच्छा मार्केट शेयर अचीव कर रही है, उसका ब्रांड इमेज ऊपर जा रहा है। इसके साथ साथ हम एम्प्लॉयज़ के करियर गोल्स को भी एड्रेस करते चले जाते हैं कि आपको हम लोन ऑफर करेंगे, आपको हम कार ऑफर करेंगे, आपको हम मेडिकल ऑफर करेंगे। यानी एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करती जाए, तो दूसरी तरफ एम्प्लॉय के जो इंडिविजुअल गोल्स हैं वो भी अचीव होते चले जाएं, और दोनों में एक मुमासलत पैदा कर ली जाए। इसलिए हमेशा इंडिविजुअल गोल्स को ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ लिंक अप कर लिया जाए, तो हम ज़्यादा बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो लिहाजा हमें गोल सेटिंग में इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, और इस मामले में हमेशा हमें जो है एक तो जो है वो ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन करनी चाहिए, और एम्प्लॉयज़ के साथ एक कोलैबोरेशन करना चाहिए, ताकि एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयज़ नहीं बल्कि उन्हें लगे कि दे आर आवर पार्टनर्स,
they are our strategic partners. If we achieve a win, they will ultimately have a share in that win. तो जो भी हम विन करेंगे उसके अंदर उनका शेयर होगा। लिहाजा बजाय इसके कि हम उनके ऊपर इम्पोज करें, हमें उन्हें पार्ट ऑफ सेटिंग गोल्स रखना चाहिए। क्योंकि आज का ज़माना जो है वो ट्रेडिशनल लीडरशिप की सोच नहीं है कि आप हर चीज़ जो है कमांड एंड कंट्रोल ऊपर से नीचे आ रहा है, ऐसे नहीं काम चलता। आज वैल्यू स्ट्रीम का ज़माना है। वैल्यू स्ट्रीम का मतलब ये है कि स्पोर्ट एंड डेवलपमेंट जो है वो एसोसिएशन एंड टेक्नीशियन से चलता है। यानी पहले सुपरवाइजर को ऊपर से ऑर्डर आ रहे थे, मैनेजमेंट सुपरवाइज टॉप से कर रही थी, टॉप से नीचे की तरफ आ रहे थे। आज का ज़माना है कि आप इसे पैरामिड स्ट्रक्चर की बजाय फनल स्ट्रक्चर में देखते हैं, जिसके अंदर जो लोग कस्टमर के साथ अटैच हैं डायरेक्ट, जो लोग मार्केट के साथ अटैच है डायरेक्ट, एक्चुअल तो डिलीवरेंस उन्होंने करनी है। और विन हमेशा कमांडर से शुरू नहीं होती, विन हमेशा सोल्जर से शुरू होती है। सोल्जर मैदान जंग में जब बहादुरी से लड़ता है और वो प्लान जो कमांडर ने बनाया उसे इम्प्लीमेंट करता है, फिर जंगें जीती जाती हैं। लिहाजा यहाँ पे हम रिवर्स अप्रोच से चलते हैं कि ठीक है, प्लांट मैनेजर यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन बेसिक काम जो है कि क्वालिटी की जब बात आएगी वो तो उसने डिलीवर करनी है, जिसने पेंच कसने हैं, जिसने गाड़ी के नट कसने हैं, जिसने गाड़ी में इंजन रखना है, जिसने गाड़ी को पेंट करना है, जिसने गाड़ी को फाइनल टच देना है, और वहां जाकर उसने किसी एरर को होने नहीं देना। लिहाजा हम इसको इस अप्रोच से देखते हैं कि दे आर द टॉप लीडर्स हु आर अटैच्ड विद द कस्टमर, हु आर डायरेक्टली अटैच्ड विद द market, and they can bring the new ideas, they can bring the new creativity, they can bring up suggestion for us, and that suggestion makes our products in an ideal way. Therefore we recognize the employee, हम एम्प्लॉय को रिकग्नाइज करते हैं, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, हम उसको रिवॉर्ड करते हैं, ताकि वो अपना जो है वो इन्वॉल्व कर सके अपने आप को। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम ऑनेस्ट एंड रेगुलर फीडबैक दें, और जहाँ पर जितना इम्प्रूवमेंट है उस पर उसे अप्रिशिएट करें, और जहाँ पे जो कोई लूप होल है उसे ओवरकम करने के लिए उसे कहें और उसको रास्ता बताएं, उसे सजेशंस दें, उसे ट्रेनिंग दें, उसे इक्विपमेंट दें, उसे जो भी चीज़ की कमी है प्रोवाइड करें, ताकि वो एक्सेल कर सके, इम्प्रूव कर सके और हमें एक बेटर रिजल्ट दे सके। तो इस लिहाज से हमें एम्प्लॉयज़ को डेवलप करना चाहिए, हमें उनकी स्किल्स को इन्हांस करना चाहिए, हमें एडवांसमेंट लाना चाहिए उनकी डेवलपमेंट में, ताकि वो भी ग्रो करें। तो आज का जो ज़माना है वो ह्यूमन रिसोर्सेज के ग्रो करने का ज़माना है, तो अगर वो ग्रो करेंगे तो नेचुरली हम भी ग्रो करेंगे। तो ये एक चीज़ आ जाती है जिसको हम कहते हैं क्या जी, इफेक्टिव परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। होप आपको ये बात मेरी पसंद आई होगी। अब देखिए, जो दूसरा एंगल हम ज़ेर बहस लाते हैं आप लोगों के साथ, यहाँ पे हम बात करते हैं इसके ऊपर, ये बेसिकली मसला है जिसको अभी मैंने तो ये वो मसला है जिसको अभी हमने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में देखा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ को मैं ज़्यादा ज़ेर बहस लाना चाह रहा था, वो थे जो इसको हमने ज़रा सिर्फ एक दफ़ा कह दिया, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मेजर्स जो कि इस्तेमाल होती हैं एक आम परफॉर्मेंस कंट्रोल में। तो इनकी एक वाज़ेह लिस्ट है हमारे पास, जिसके अंदर हम चंद एक चीज़ों को देख सकते हैं कि फाइनेंशियल मेजर्स में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में हम क्या रिटर्न ले रहे हैं, फाइनेंशियल लेवरेज क्या है, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी क्या है, कैश पोजीशन क्या जा रही, कैपिटल टर्नओवर क्या है, रिसीवेबल टर्नओवर क्या है, और कैश फ्लो क्या है। अब इसमें से फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका इन डेप्थ नॉलेज मेरी बजाय आप लोगों को ज़्यादा है, चूँकि आप ज़्यादा फाइनेंस रिलेटेड लोग हैं, चूँकि आप ज़्यादा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट से रिलेट करते हैं। मेरा एरिया चूँकि ज़्यादा मार्केटिंग है, मैनेजमेंट है, तो मैं इनको इन डेप्थ तो नहीं जानता, लेकिन मैं इतना कुछ जानता हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जहाँ से हम फाइनली ट्यून करके देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन आज कहाँ खड़ी है। तो देखिए जो है इसके अंदर एक तो ये है कि
व्हाट आर द सिचुएशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल इश्यूज। लेकिन कुछ नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर है जिसके अंदर सर्विस की क्वालिटी आपकी कैसी जा रही है, अगर ये एयरलाइन है तो पैसेंजर सेफ्टी को आप कैसे देखते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का मेयार क्या है, लेबर एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैं पैसेंजर वॉल्यूम आपका कितना है, मटेरियल को हैंडल करने में कितने आप एफिशिएंट हैं, फिक्स्ड एसेट में आपकी एफिशिएंसी क्या है। तो इसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम क्वालिटेटिवली देखते हैं, क्वांटिटेटिवली नहीं देखते। आल्दो के इन द एंड मैनेजमेंट के एंगल में हर चीज़ ही क्वांटिटेटिव में लानी पड़ती है क्या, टू सम हाउ। लेकिन जो डायरेक्टली फाइनेंशियल हैं शुरू से एंड तक, वो इस साइड पे हमने लिखे, और नॉन फाइनेंशियल की लिस्ट थोड़ी सी हमने इस टाइप पे राइट साइड पे रखी है, ताकि अगर कोड करना पड़े कहीं तो आपको पता हो। अब इसके अंदर दो चीज़ें हम देखते हैं। एक चीज़ तो हम ये देखते हैं कि टास्क परफॉर्मेंस को देखते हैं आप। अब टास्क परफॉर्मेंस वो है जो कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी एम्प्लॉय की, कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, इसमें क्या सक्सेस वो अचीव कर रहा है, किस हद तक वो कामयाबी से डिलीवरेबल्स को डिलीवर कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ वो जिम्मेदारियां हैं जिनको हम कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस कहते हैं, जो कि उसके रोल के अलावा हैं, एक्स्ट्रा रोल बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज। जैसे मैं एज एन एम्प्लॉय ऑफ ICMAP, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं आपको जो कंटेंट्स दिए गए हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी के साथ डील करूं, और उसके अंदर मैं जितना हक अदा कर सकता हूं करूं। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी अहम है कि जब मैं ICMAP से निकल रहा हूँ तो उस वक्त आते जाते मुझे नजर आए कि कोई बच्चा जो है वो रैपर फेंक रहा है वहाँ पे, तो मेरा ये काम है कि मेरी कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस है, ये मेरा एक्स्ट्रा रोल बिहेवियर है कि मैं उसे बुलाऊं और बुला के कहूँ कि बेटा, जो इंस्टीट्यूशन होता है ये मादरे इल्मी होता है। हम मेहनत दो वजूहात की बिना पे करते हैं। एक इस वजह से कि हम कामयाब हो जाएं, पेपर में हम फेल ना हो, क्वालिफाई कर जाए। लेकिन दूसरी वजह ये होती है कि हम मेहनत इसलिए कर रहे होते हैं कि कल को ICMAP का नाम और टैग हमारे छाती पे सजना है, और जब ये टैग हमारे साथ सजना है तो वहाँ पर कोई दूसरी प्रोफेशनल बॉडी का पर्सन किसी जगह पे हमें कटिंग एज यूज़ करते हुए बीट कर गया, तो ये हमारी रिप्यूट डैमेज नहीं करेगा, ये हमारे अदारे की रिप्यूट डैमेज कर देगा। लिहाजा ये मेरी कॉन्टेक्चुअल परफॉर्मेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपको एहसास जिम्मेदारी पैदा करूं कि हमें सिर्फ ना सिर्फ रिगार्डिंगली पेपर में सक्सेस हासिल करनी है, हमें अपने इदारे की इज्जत के लिए, हमें अपने इदारे की डिग्निटी के लिए, हमारे अपने इदारे की रिप्यूट के लिए, जो कि पाकिस्तान का सबसे पहला प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है, इसकी रिप्यूट के लिए ज़्यादा हार्ड वर्क करना है, ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा आगे बढ़ना है, और सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना, हर सब्जेक्ट में हमें मास्टरिंग करनी है। वो मास्टरिंग जिसकी बुनियाद पे जब हम मार्केट में जाके इंटरव्यू देंगे, जब मार्केट में जाके हम कोई चीज़ परफॉर्म करेंगे, तो लोग कहें हाँ, ये है वो कैंडिडेट जो हमें चाहिए था, ये है वो शख्स जिसकी हमें ज़रूरत थी, ये है वो कॉन्टेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं, जिसको हम अचीव करने के लिए गए हैं। यानी हम बायॉन्ड द लिमिट ऑफ द क्वालिफाइंग सोचें, और हम सोचें कि व्हाट एल्स वी कैन डू टू अचीव दिस, इज व्हाट अवर माई एक्स्ट्रा रोल ऑफ बिहेवियर टू रिफ्लेक्ट बाय माई कम्युनिकेशन, माई कमिटमेंट, माई नेटवर्किंग एबिलिटी, जिससे मैं ऑर्गेनाइजेशन का फ़ायदा दे सकता हूँ, जिसको ऑर्गेनाइजेशन से हम अचीव कर सकते हैं और अपनी एफर्ट से। ये है वो चीज़ विच इज़ रिलेटेड विद द परफॉर्मेंस मैटर्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट नॉट द जॉब परफॉर्मेंस, what beyond you can do for the brand image, for the respect of your organization, and for the dignity of and success of your mother ilmi. So this is what we want to say today. तो आज के लिए मेरे पास जो है ये मटेरियल था। यहाँ पर आके मैं ये कहना चाहूँगा कि बातें बहुत थी करने वाली, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि कुछ वक्त की कमी थी, कुछ मामलात ऐसे थे कि मैं इनको ऐसे ही टैकल कर सका जितना भी हो सका मेरे से। तो मैंने आज ये भी कोशिश की है कि आपका जो गूगल क्लासरूम है वो भी बिल्कुल अपडेट हो जाए, और मुझे याद रहेगा कि आई हैव हैड वेरी गुड टाइम विद यू पीपल, मैंने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है। तो एक वो होता है ना कि इंसान जब
अलहदा होने लगता है ना किसी से, तो थोड़ा सा वो जज्बाती भी होता है, ज़ाहिर है मैं भी जज्बाती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि स्टूडेंट को पास होना चाहिए, क्वालिफाई करना चाहिए, फिक्र भी है एक। तो जो कुछ हो सकेगा इंशाल्लाह बाकी मानदा टाइम में भी हम करेंगे आपके लिए। और आप जो है फ़िलहाल ये कर देंगे, जितना गूगल क्लासरूम में मटेरियल है वो अच्छी तरह खंगाल मारें, और उसमें से कोई चीज़ आपने छोड़नी नहीं है। ये पहले ही ऑप्टिमम मटेरियल है, यानी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं। आपको जो ज़्यादा मटेरियल मिलेगा शुरू में क्वालिटी के इश्यूज़ में मिलेगा, थोड़ा सा आपको ज़्यादा मटेरियल शायद जो है वो आपको शुरू के दो अ, जो मेरे हैं ना, आप कह सकते हैं कोर्स के इस पार्ट्स हैं उसमें ज़्यादा है, थोड़ा सा वहाँ आप रीड आउट करके काम चला सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब टाइम शॉर्ट पड़ा तो फिर मैं बहुत ही ज़्यादा चूज़ी हो गया कि वही चीज़ें ली जाए जो उसमें डिफाइंड। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो मैं बड़ा श्योर हूँ कि आप इसको क्वालिफाई कर लेंगे। बाकी सर ये जो आपने, सॉरी सर। कुछ सर मैं आपकी बात बेटा सुनता हूँ, अभी टाइम है मेरे पास। अच्छा, ठीक है। अब मैं अगर आप मुझे ये कहेंगे ना कि फलां बुक सेंटर पे एक किताब है उसमें इतने एमसीक्यूज पड़े हुए हैं, ये वो सारे जो भी फोटो कापियर वाले हैं या जो भी हमारे दोस्त हैं, मैं मानता हूँ वो उनका रेवेन्यू है, उनकी आमदनी है, वो इकट्ठे कर लेते हैं। कोई सीमा के इकट्ठे कर लेता है, कोई एसीसी के बीच में छाप देते हैं, कोई मार्केटिंग की किताब से लेके छाप देते हैं। ये सारे कंसर्न नहीं है हमारे साथ। आप करना चाहते हैं ज़रूर करें, लेकिन जो कोर्स डिफाइंड है उसको मैंने तो उसको पिक किया है, और मैंने उसको देखा है कि वो बहुत सारी जगह पे जो है वो मैच नहीं करता था नसीमा के कोर्स के साथ, भले टाइटल भी उसका सेम था। तो मैंने वहां से कोशिश किया कि कोई कंटेंट मिस ना किया जाए। जी प्लीज बेटा, आप में से कोई बच्चा बात कर रहा था, प्लीज। सर ये जो आपने गूगल क्लासरूम में स्लाइड सेंड की है, ये टोटल स्लाइड, ये अगर बंदा अच्छी तरह इसको देख ले तो पेपर से में ही ऑलमोस्ट आएगा ना? या कोई बुक्स वगैरह तो हमने ली नहीं है, ये आपने जो स्लाइड्स है तो जी बेटा, इसकी। मैं अपनी तरफ से मैंने 110 टाइम्स इंश्योर किया है कि ये मटेरियल यूज किया जाए तो बच्चा पास हो सकता है। यानी ये इस काबिल है कि अगर मैं इसको पब्लिश करूं तो ये आपकी एग्जैक्ट किताब है। यानी इंशाल्लाह इंशाल्लाह यू विल सी दैट कि ये जो है ना आपका मटेरियल, अगर इसको पब्लिश कर देना कोई, तो ये आपकी सही किताब बन जाएगी। ठीक है जी। तो आप बड़े बेफिक्र होकर इसे करें। इसके अंदर जो कोशिश की गई है वो ये की गई है कि थोड़ा सा जरा आगे बढ़ जाए, यानी सिर्फ लिमिट वहीं तक न रहे, कुछ थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, तो ताकि आप इसको सक्सेस को इंश्योर कर सकें। तो यही मेरी कोशिश थी, इसलिए मैंने सारी एफर्ट भी की थी। तो इंशाल्लाह आपकी नेक तमन्नाओं के साथ, आपकी नेक दुआओं के साथ, और मेरी दुआएं आपके लिए, तो अल्लाह ताला आप सब बच्चों को कामयाब करे। तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। कोई और बात कहना चाहे तो स्पीकर इज़ ऑन, योर माइक इज़ ऑन, प्लीज़ यू कैन से, अगर आप कुछ कहना चाहें। तो सर आज लास्ट क्लास थी? जी बेटा, चूंकि 25 दिसंबर के बाद मेरे पास कोई लिंक नहीं है अकॉर्डिंग टू ICMAP, तो आज इस हवाले से हमारी तो, लास्ट क्लास थी। तो सर ये जो लास्ट आपने स्लाइड सेंड की है, ये आखिरी स्लाइड कौन सी है? ये चैप्टर नंबर किधर तक सेंड कर दिया आपने? ये मैंने 6 चैप्टर कराए हैं। ठीक है। मैंने बस 6 ये चैप्टर। परफॉर्मेंस ठीक है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट 6.1 और 6.2 के नाम से गूगल क्लासरूम में ये पढ़ी है। तो बस सर यही है ठीक है, टोटल और ये सिलेबस हमारा? जी जी जी, और ये मैंने आपको सेंड कर दी है सारी ठीक है सर। टोटल। ठीक हो गया बेटा? ठीक तो है सर, थैंक यू। ओके जी, सी यू इंशाल्लाह। लेकिन अगर इसमें से कोई चीज़ कम ज़्यादा लगे तो कोई लाजिम नहीं है, आप व्हाट्सएप पे राब्ते मेरे साथ, ठीक है, मुझे सजेस्ट करें, मैं आपको कोई ना कोई नोट्स ढूंढ लूंगा अगर मुझे कोई चीज़ कम लगी। ठीक है, आप ओके सर। काम करें पहले और फिर मुझे बता बता दें, मैं कर लूँगा। और अगर बिल फर्ज मुझे लगा कि कोई चीज़ समझाने वाली है, तो फिर उसका देसी तरीका ये है कि मैं आपको ऐसे ही जैसे रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, यही रिकॉर्डिंग बना के आपको मैं इसका लिंक अपने यूट्यूब चैनल से सेंड कर दूँगा। ठीक हो गया जी। ओके बच्चों, सी यू इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।